सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सुप्रभात प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की साइंस का बायोलॉजी का पार्ट जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो आपके एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो प्रश्न पाठगत प्रश्न हो या आपके एक्सरसाइज या अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपसे डिस्कस करूंगा और वह भी आपके ही शब्दों में, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं सारे प्रश्नों का उत्तर आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा और कहीं से भी, यानी कि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भले ही आपको बहुत ही कम देखने में लगें, लेकिन इसके एक एक प्रश्न में लगभग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर छिपे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए। हम आपके साथ हैं। आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम्स आएगी, हम आपको समझाने के लिए, बताने के लिए एकदम तत्पर हैं, हाजिर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी है, उसमें से ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अधिक नंबर के क्वेश्चंस आपके केवल इस यूनिट के अंतर्गत इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैव प्रक्रम क्या है? ये जीवन की प्रक्रियाएं हैं। कैसी प्रक्रियाएं हैं? जीवन की। और जीवन में कौन कौन सी मूलभूत प्रक्रियाएं हैं? जैसे पाचन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। ये सारी चीजें किस में हो रही हैं? एक जीव में हो रही हैं, ठीक है ना। और जब ये पूरी प्रोसेस होती है तो उसी को ही हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं, ठीक है। तो आइए इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड फिर आ गया आपके सामने, विसरण। विसरण मीन्स क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, ठीक है। हमने इसको आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में भी हमने आपको बढ़िया से डिस्क्राइब किया था कि डिफ्यूजन मीन्स विसरण। ये है क्या चीज? ये कुछ और नहीं बल्कि जब आप अपने अंतरात्मा, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए आप मंदिर मस्जिद में जब भी जाते हैं, तो जब अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, तो उससे निकलने वाली स्मेल आप देखते हैं बहुत दूर तक फैल जाती है। कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी अगर आप उस कोने से आप वहाँ पे बैठे हैं, आपने स्प्रे मार दिया, तो यहाँ पर भी उसकी महक तुरंत पहुँच जाती है। ऐसा क्यों? एक बहुत कम टाइम लगता है यहाँ तक आने में। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उस स्प्रे में, उस सेंट में उसका कंसंट्रेशन बहुत अधिक है। जब उसकी सांद्रता अधिक होगी तो हमारे एनवायरनमेंट में जैसे ही वो रिलीज किया जाएगा, वो तुरंत उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? डिफ्यूज कर जाएंगे और उसकी स्मेल जो है, उसकी जो खुशबू है, वो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब यही समझिएगा एक ही लाइन में कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करने वाले अणुओं को ही यहाँ पे डिफ्यूजन बताया गया है। तो अब आप समझ लीजिएगा, हमारे जैसे हम आप सभी लोग बहुकोशिकीय हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी तो होते हैं जो केवल सिंगल सेल के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो उनको हम अपनी नेक्ड आई से तो देख नहीं सकते हैं कि नहीं? हाँ, उनको नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स आपको हम बता दें कि आपके फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स हैं, सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है ना। मतलब सूक्ष्मदर्शी और एक कोशिकीय होते हैं। तो उनको हम नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते हैं। और हम जैसे
जो भी चीज़ें हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, जो अपनी नेक्ड आई के द्वारा देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो सभी कैसे जीव होते हैं? वो सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए डिफ्यूजन क्यों अपर्याप्त है? तो डिफ्यूजन इसलिए अपर्याप्त होता है क्योंकि डिफ्यूजन जब सिंगल सेल का जीव होगा तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, आउटर जो लेयर होगी, वो बहुत लचीली होगी। ठीक है, जब बहुत लचीली होगी तो उसके बॉडी के अंदर की जो गैसेज होती हैं वो उसके सेल सरफेस के द्वारा क्या करते हैं? रिलीज कर दिए जाते हैं, कोशिकीय सतह के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। कोशिकीय सतह के द्वारा आदान प्रदान किए जाते हैं गैसों का, CO2 O2 का। ठीक है, लेकिन अब हम जैसे बहुकोशिकीय जीवों को अगर आप देखें तो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होते हुए एक जटिल जीव हैं कि नहीं? और कैसे? जैसे आप जानते हैं कि विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाई जा सकती। बात समझ गए? विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाई जा सकती है। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना बहुत जटिल होती है, अतः आप कह सकते हैं कि प्रत्येक अंग को, बहुकोशिकीय जीवों के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो विसरण की क्रिया पूरी नहीं कर सकती है। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, कि जो सिंगल सेल के होंगे, हाँ, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होंगे, उनमें तो ये प्रक्रिया डिफ्यूजन के द्वारा हो जाएगी। लेकिन हम जैसे बहुकोशिकीय जीव कैसे डिफ्यूजन की प्रोसेस से अपनी आवश्यकता की ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति कर लेंगे? क्योंकि हमारे हर ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, और इसके लिए आप जानते हैं कि हमारे प्रत्येक ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की जब आवश्यकता होगी तो वो डिफ्यूजन की क्रिया द्वारा नहीं पूरी हो सकती। बात समझ में आ गई ना? तो हमने आपको डिफ्यूजन भी बता दिया कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करने वाले अणुओं को यहाँ डिफ्यूजन की प्रक्रिया में रखा गया है। और क्या जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, हम लोगों का शरीर बहुत जटिल होता है और हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और डिफ्यूजन से वो पर्याप्त नहीं हो सकती, वो केवल सिंगल सेल में ही संभव है डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है बच्चों, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं सेकंड नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव, सा मतलब साथ, जीव मतलब जीवित, जो कैसी है? जीवित है, जिसमें जीवन के साथ साथ, ठीक है ना, जिसमें जीवन है। और ऐसी वस्तु में जिसमें जीवन है, वो वस्तु में क्या होती हैं? सजीव होती हैं। तो ठीक है, अगर कोई वस्तु सजीव है, हम भी एक वस्तु है ना, जब चाहो तब उठा के फेंक दो, जब चाहो तब आप पढ़ लो, जब चाहो आप मत पढ़ो। तो खैर ठीक है, ये कोई वस्तु सजीव है। सजीव का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, कोई ऐसी वस्तु जिसमें क्या हो? जीवन हो। तो इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? भैया कोई वस्तु जो है सजीव है, उसको हम कैसे निर्धारित करेंगे कि ये वस्तु सजीव है, इसमें जीवन है, हम कैसे निर्धारित करेंगे बताइए? तो इस बात से आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ मानक हैं, जैसे कि अभी हमने बताया है आपको यहाँ पे जैव प्रक्रम, ठीक है ना, जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। और वो जैविक प्रक्रियाएं सजीव वस्तुओं में कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं कि
हमें सजीव को बताना है, हम कैसे मानेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है। तो सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती हैं। आप देख रहे हो मेरे हाथ पैर ना इधर उधर हिल डुल रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, लेकिन आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है जो कि क्या है, एक ही स्थान पे है ना, इसमें कोई किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है। तो सजीव वस्तुओं में लगातार निरंतर गति होती रहती है, चाहे वे सुप्त अवस्था में ही क्यों ना हो। बाह्य रूप से वे अचेत दिखाई देते हैं, उनके अणु गतिशील होते हैं, ठीक है। इससे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। बात समझ में आ गई होगी कि हम ऐसे कौन कौन से मापदंड हैं जिसके माध्यम से हम उसको मापदंड का या उसको निर्धारित करने के लिए कि ये वास्तव में सजीव है। हाँ, तो आप समझ गए होंगे। ये नहीं कि जब आप सो जाते हैं तो आप निर्जीव हो जाते हैं, नहीं, आप सो जाते हैं लेकिन जैविक प्रक्रियाएं पूरे शरीर की जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं वो सब शरीर में सोने के बावजूद भी सब चलती रहती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पड़े हैं तो आप निर्जीव हो गए हैं, नहीं, वो जैविक प्रक्रियाएं आपके शरीर में हो रही। बाहर से देखने में लग रहा है कि आप केवल स्थिर हो, आप हिल डुल नहीं रहे हो, लेकिन बॉडी के अंदर शरीर की जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं वो सब कहीं ना कहीं गतिशील हैं, ठीक है। तो इस तरह से सजीव का सबसे मेन कैरेक्टर यही है कि निरंतर गति होती रहती है, चाहे वे सुप्त अवस्था में हो या बाहर से देखने में वे अचेत दिखाई देते हों, ठीक है, लेकिन उनके अणु क्या है, गतिशील रहते हैं। इससे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का, देखिए कच्ची सामग्रियों का, रॉ मटेरियल, रॉ मीन्स कच्चा मटेरियल, कच्चा पदार्थ, किसी जीव द्वारा, कोई भी जीव हो, किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। किसी जीव के द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का यूज किया जाता है। तो यही प्रश्न आपको बताना है कि अब आप समझ गए होंगे कि यार हम भी तो एक जीव हैं, मगर खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो कैसे चलेंगे। हाँ, तो बहुत सिंपल से इसका आंसर है, आप भी समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा हम उसमें क्या कर रहे हैं, आपका नॉलेज प्लस कर दे रहे हैं। देखिए जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए क्या है, जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं बेटा सब क्या हैं, कार्बन मौजूद है उसमें, ठीक है। तो कार्बन अणुओं पर आधारित हैं, अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। कोई भी फूड मटेरियल्स आप बताइए जो खाद्य पदार्थ हैं, किसमें कच्ची सामग्री, किसमें जो है कार्बन नहीं मौजूद है, सब में मौजूद होता है कार्बन, ठीक है। और उसके साथ साथ ये कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है, भोजन का ही दूसरा रूप हो सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख होता है, ठीक है ना। किसका, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल और खनिज लवण भी अन्य होते हैं। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी जीव द्वारा हम किन कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। तो नंबर 1 भोजन है, दूसरा नंबर पे आप ऑक्सीजन कह सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप वाटर कह सकते हैं, चौथे नंबर पे आप कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक है। तो भोजन की बात आई तो भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा एवं पदार्थों के स्रोत होते हैं, ठीक है ना, के रूप में। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो भोजन पदार्थों का विखंडन करके हम क्या ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत होते हैं, ठीक है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है।
भोज्य पदार्थों का जब विखंडन किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है। जल क्या है? भोजन को सही पाचन के लिए, अंदर से अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए, यानी कि भोजन को सही पाचन के लिए भी तथा शरीर के अंदर जितनी भी अन्य जैविक क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी वाटर की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। भैया कच्ची सामग्री जितने भी हैं वो सब हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, और पृथ्वी पर जितने भी अगर देखा जाए भोज्य पदार्थ हैं सभी में कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो यह सब खाद्य पदार्थ कार्बन पर ही निर्भर होता है। और देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक जो हैं ये हमारे भोजन का ही दूसरा रूप है, और इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का आदान प्रदान के प्रमुख हैं। जल और मिनरल वाटर जिसे कहते हैं, खनिज लवण और हरे पौधे पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए, देखिए एक शब्द आया है बच्चों समझिएगा, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे अनुरक्षण का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अनुरक्षण का मतलब होता है कि आपकी सुरक्षा, आप अपनी सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं, क्या है ऐसी जैविक प्रक्रियाएं, किसको आप आवश्यक मानेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अनेक जैविक क्रियाएं मीन्स जीवों में होने वाली जैविक क्रियाएं जीवन के अनुरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे क्या है वो? पोषण है, गति है, श्वसन है, वृद्धि है, उत्सर्जन है। आप समझ गए ना कि यहाँ पे जो कौन-सी प्रोसेस है, जैविक प्रक्रियाएं ना, और जीवन के अनुरक्षण के लिए, जीवन के सुरक्षित रखने के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, गति है, वृद्धि, उत्सर्जन, ठीक है ना, ये सारे चीजें हम आवश्यक मानेंगे। ठीक है ना, तभी तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, आपका भी सुरक्षित रहेगा। अगर आप ये क्रियाएं बंद कर देते हैं तो फिर खतरे में पड़ जाएंगे, फिर जीवित थोड़ी रह पाएंगे। तो इसलिए हमको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अनुरक्षण के लिए ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसे हम आवश्यक मानेंगे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। तो वृद्धि है, पोषण है, श्वसन है, गति है, उत्सर्जन है, ये सारी चीजें जो हैं जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होती हैं। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक तो दिया गया है स्वयं पोषी पोषण, और दूसरा क्या दिया गया है? विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि स्वयं पोषी मतलब, स्वयं मतलब जो स्वयं से। अच्छा आप ही बताइए बच्चों कि आप स्वयं पोषी हो या परपोषी हो? आप बताओ, आप अपना भोजन अपने से बनाते हो कि दूसरों से लेकर के बनाते हो? बताइए कैसे बनाते हो? आप स्वपोषी हो कि परपोषी हो? तो आप क्या बताओगे? स्वपोषी बताओगे ना, मतलब कि आप कितने अच्छे हैं। आप इतने अच्छे हैं कि आप तुरंत बता देते हैं कि स्वपोषी। क्यों? इसलिए कि आप सोचते हैं सब हम ही तो बनाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, हाँ, लेकिन इसको पाते कहाँ से हो? कहाँ से पाते हो? मत लाओ किसी से, हाँ, जब किसी दूसरे से आप ले आते हो, हाँ, तभी तो आप बनाते हो। इसका मतलब आप स्वपोषी हो गए? नहीं, ये मतलब नहीं है, यही आपकी भूल है बच्चों। आप ये भी मत समझो कि पढ़ते आप हो, ठीक है, खर्च आप करते हो। नहीं, आपके माता पिता, आप किस पे डिपेंड हो? आप अपने माता पिता पे डिपेंड हो, और उनसे आप न्यूट्रिशन लेते हो। ठीक है ना, जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, सारी चीजें उन्हीं से तो प्राप्त करते हो। हाँ, और फिर भी आप क्या है, भूल जाते हो।
बन गए फिर। हाँ, अपने आप को बहुत कुछ समझ लिए। तो ये आपकी भूल है, आप स्वयं पोषी नहीं हैं, आप अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि आप दूसरों से लेते हैं। ठीक है, तो स्वयं पोषी हैं कौन बताओ? तो स्वयं पोषी हुए हैं जो पेड़ पौधे होते हैं। क्या कभी ये आपसे अपना भोजन मांगते हैं? नहीं मांगते हैं, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। और ये भी आपको पता है कैसे बनाते होंगे, शायद कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता है, तो हम बता देते हैं। ये भी अपना भोजन बनाते हैं, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। पौधे सनलाइट लेते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, भूमि से वाटर और मिनरल्स लेते हैं, और फिर पत्तियों में उनका रसोई घर होता है, किचन होता है, और पत्तियों में फिर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जब भोजन बना लेते हैं तो वो भोज्य पदार्थ आपके फ्रूट्स के रूप में पूरे बॉडी में जहाँ कहीं भी हो सकता है उसको जितनी आवश्यकता है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें खाद्य पदार्थों के रूप में पौधों से प्राप्त होती हैं। अब समझ में आया? अपने से आप कुछ नहीं करते हो, बल्कि आप पौधों से मांगते हो। हाँ, अब आप समझ लीजिए इस समय दशहरी आम का सीजन चल रहा है। हाँ, और इतना है कि आप बताओ कैसे आप प्राप्त करोगे? तो आप लोगे ना, तभी तो आप खाओगे। हाँ, ये आपने बनाया नहीं है, ये सब पौधों के उत्पाद हैं, पौधों के प्रोडक्ट हैं। ठीक है ना, इसलिए पौधे हमेशा स्वपोषी होते हैं। यह भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, कि बताओ स्वपोषी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपको बता दिया गया, बहुत से ऑप्शन दे दिया गया। हाँ, और उसमें आप पौधे को छोड़ करके बाकी सब में टिक कर दिए, तो गलत हो गया ना। स्वयं पोषी तो प्लांट्स होते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। और स्वयं पोषी, पोषी मतलब पोषण ना, स्वयं पोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आप देखिए, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये हमने बता दिया। अब आप समझिएगा, ये केवल किस में होता है? पौधों में होता है। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं कि एनिमल्स में होता है, जंतुओं में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा इस बात को यहाँ पे। तो अब देखिए, स्वयं पोषी पोषण यानी यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। तो ये भी कोई बड़ी बात है, पौधे तो हरे होते ही हैं। हाँ, तो ठीक है, लेकिन मेनली जो पार्ट है भोजन बनाने का वो ग्रीन पार्ट ही होता है पौधों का। तो यहाँ पे यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है, जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं बेटा? वाटर हैं, CO2 हैं ना, अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, और इसलिए हरे पौधे क्या होते हैं? स्वयं पोषी जीव होते हैं। अब वहीं पे आप विषम पोषी जीव की बात करें तो ये जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा को आवश्यकता के लिए, ठीक है, पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी। बात समझ गए? शाकाहारी जीव कैसे होते हैं? जो केवल पौधों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जीव जंतु कौन होते हैं? जो जंतुओं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी जीव कौन होते हैं? जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, हाँ। अब दूसरा कैरेक्टर आप देख सकते हैं स्वयं पोषी पोषण में, कि इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जब क्या क्या प्लांट्स को चाहिए? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट।
ठीक है। तो इन चीज़ों की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किसमें होती है? स्वयं पोषी पोषण में होती है। विषम पोषी पोषण की बात किया जाए तो इसमें विषम पोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है। कि होती है? नहीं होती है। कहाँ आप फोटोसिंथेसिस करते हो? केवल बैठे बैठे खाते हो बस, हाँ, और तो कुछ करते नहीं हो। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया एनिमल्स में नहीं होती है। आइए अब इसका अगर हम तीसरा पॉइंट से अगर ध्यान दें तो यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, ये क्या होते हैं बेटा? ये थोड़ा सा हायर लेवल का है तो आप समझिएगा कि जो नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, 3 नाम है लेकिन जीव एक ही है। चाहे तो साइनोबैक्टीरिया कहिए, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी कहिए, और चाहे तो नील हरित शैवाल कहिए। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये प्लांट्स होते हैं और ये अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। वहीं पे अगर विषम पोषी पोषण की बात किया जाए तो यह पोषण प्रायः सभी जंतुओं जैसे कि मानव या परजीवी, कवक आदि में होते हैं। परजीवी जो दूसरों पे जीवित रहता हो, निर्भर रहता हो, ठीक है ना। कवक मतलब कि फंजाई, फंजाई तो और आप नहीं समझ पाओगे। कवक मतलब हो जब कोई चीज़ आप लाते हो घर पे और सड़ जाती है। मान लीजिए आप ब्रेड ले आए और उसको 1-2 दिन नहीं खाए, थोड़ा सा उसमें नमी आई और उसमें क्या हुआ? वो सड़ गई, तो उसमें व्हाइट कलर के धागे नुमा संरचना बन जाती है ना, वही तो है फंगस, वही तो है कवक। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि कवक ये सभी क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक बच्चों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए, आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। हम आपको कंपटीशन फाइट करने तक ले जाएंगे, यानी कि यह लिविंग पीक क्लासेस नाम भी दिया गया है कि हम आपको शिखर तक पहुंचाएंगे, 0 से 0 से लेकर के। ठीक है, तो हम बेस से उठाते हैं आपको, हम जमीन से उठाते हैं, इस धरती माता की गोद से आपको उठाते हैं और उसके बाद आपको जहां तक आपका लक्ष्य है वहां तक हम पहुंचाएंगे आपको। इसलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर हो सके तो आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक, अगर कहीं प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।